हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री का चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल अस। मैरी इन द लाइब्रेरी। एज द बेल rang, the teacher asked the student to follow him because they were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom, and there were so many shelves, all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that the cupboard was very special, has very special books on different religion. Did you know that we have a set of the Vedas? What are the Vedas? Mary wondered. Let us find out. तो टीचर जो है बच्चों को लाइब्रेरी में लेके जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है और वहाँ पे बहुत सारी शेल्फ्स होती हैं जो बुक से भरी हुई होती हैं। तो एक अलग एक कबर्ड होती है जिसको मैरी देखना चाहती है। तो उसके टीचर बताते हैं कि यहाँ पे अलग अलग धर्मों से रिलेटेड बहुत सारी स्पेशल बुक्स रखी हुई हैं और यहाँ पे एक वेदास का भी एक सेट है। तो क्या आप जानते हैं वेदास क्या होते हैं? तो देखते हैं। One of the oldest books in the world. You may have heard about Vedas. There are four of them: the Rig Veda, Samveda, Yajurveda, and Atharvaveda. The oldest Veda is the Rig Veda, composed about 3500 years ago. तो आप सबने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार हैं हमारे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन सब में जो सबसे प्राचीन है वो है ऋग्वेद, जो कि आज से करीब करीब 3500 साल पहले जिसको कंपोज किया गया था। ठीक है। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स कॉल्ड सूक्त और वेल सेड। ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा जो है सूक्त हैं, छंद हैं। जैसे कि these hymns are in praise of various gods and goddesses। और ये जो हाइम्स हैं वो देवी और देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए हैं, उनको प्रेज करते हुए लिखे गए हैं। ठीक है। थ्री गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट: अग्नि द गॉड ऑफ फायर, इंद्र अ वॉरियर गॉड, एंड सोम अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। तो इस समय तीन जो देवता थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, उनकी पूजा ज्यादा की जाती थी। तो एक तो थे अग्नि जो कि आग के देवता थे, दूसरे थे इंद्र जो युद्ध के देवता थे, और तीसरे थे सोम। सोम एक स्पेशल प्लांट था जिसका कि रस निकाला तैयार किया जाता था और उसको पीने के बाद लोगों अपना दर्द वगैरह उनको भूल जाते थे। उस समय जो चीजें इम्पोर्टेंट थी उन्हीं को देवताओं की संज्ञा दी गई थी। जैसे कि अग्नि उस समय बहुत इम्पोर्टेंट थी, युद्ध होते रहते थे तो युद्ध में विजय मिलना इम्पोर्टेंट था, और इस तरह से सोम रस का भी सेवन किया जाता था। तो यही तीन देवता उस समय पे बहुत इम्पोर्टेंट माने गए। These hymns were composed by sects. Priests taught students to recite and memorize each syllable, word, and sentence bit by bit with great care. Most of the hymns were composed, taught, and learnt by men. A few were composed by women. तो ये जो हाइम्स हैं इनको ऋषियों ने कंपोज किया, साधुओं ने, ऋषियों ने इनको कंपोज किया, और जो पुजारी लोग थे वो इन हाइम्स को स्टूडेंट्स को, उनके शिष्यों को मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनको एक एक शब्द को समझाकर, शब्दों के अंश को समझाकर, फिर शब्दों को, फिर वाक्यों को, उनको पूरा अर्थ समझाकर उनको ठीक से रिसाइट और मेमोराइज याद करवाते थे और उनको उनका गायन करवाते थे। ये जो हाइम्स हैं ये श्रुति परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित हुई। मतलब इनको शुरुआत में लिखा नहीं गया था, इनको जब तैयार किया गया था उसके बाद ये सुन सुन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ती रही, और बाद में इनको बहुत सालों बाद इनको कंपोज किया गया। तो ये जो हाइम्स हैं इनमें से कुछ जो है वो विमेंस के द्वारा लिखी, औरतों के द्वारा लिखी गई, ज्यादातर जो है वो आदमियों के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। The Rig Veda is in old or Vedic Sanskrit.
was which is different from the Sanskrit you learn in school these days. ऋग्वेद जो लिखा गया है, जो कंपोज किए गए हैं हाइम्स, वो बहुत प्राचीन संस्कृत में लिखे गए हैं, और अब जो हम संस्कृत पढ़ते हैं वो उससे थोड़ी डिफरेंट है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है भाषाओं में भी परिवर्तन होने लगता है, तो उसी तरीके से चेंज होने लगती हैं भाषाएं भी थोड़ा थोड़ा। तो उस समय जो लिखे गए वो अलग, कंपोज किए गए वो अलग संस्कृत में किए गए, आज हम अलग संस्कृत पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है उसमें। द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। द ऋग्वेद was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. तो ये जो द बुक्स वी यूज, अभी हम जो बुक्स यूज करते हैं वो कैसी होती हैं, लिखी हुई होती हैं और प्रिंटेड होती हैं। लेकिन ऋग्वेद जो मैंने आपको अभी बताया कि श्रुति परंपरा में आगे चले, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरण हुआ सुन सुन के। गुरु ने अपने शिष्यों को सिखाया, जब शिष्य बड़े हुए तो उन्होंने आगे आने वाले लोगों को सिखाया, उन्होंने आगे आने वाले लोगों को सिखाया, और इस तरह सुन सुन के वो चलते रहे। आगे बहुत सालों बाद वो, हजारों सालों बाद वो लिखे गए, और उनकी अभी करीब 200 साल पहले ही प्रिंट हुए हैं वो, मतलब प्रिंटेड कॉपीज जो हैं वो 200 साल पहले ही निकाली गई हैं। Sanskrit and other languages. Sanskrit is part of a family of languages known as Indo-European. Some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi, and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. They are called a family because they originally had words in common. तो संस्कृत जो है वो किस लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है, इंडो यूरोपियन का पार्ट है। हमारी जो जितनी भी लैंग्वेजेस वर्ल्ड में बोली जाती हैं वो अलग अलग फैमिलीज में डिवाइडेड हैं, जो कि एक फैमिली में वो सारी लैंग्वेज आती हैं जो कि सेम, जिनका ओरिजिन माना जाता है कहीं से, जिसमें कि जो वर्ड हैं वो एक ही, मतलब उनका ओरिजिन सेम माना जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि हमने जो संस्कृत का वर्ड मात्र है, हिंदी का वर्ड माँ है और इंग्लिश का वर्ड है मदर, तो ये तीनों जो है वो सिमिलर जैसे साउंड करते हैं। तो ये तीनों लैंग्वेज जो है वो सेम फैमिली में मानी गई हैं। और इंडो यूरोपियन में और कौन कौन सी लैंग्वेज मानी जाती हैं, जैसे कि असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेजेस इस फैमिली को बिलोंग करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी और लैंग्वेज फैमिलीज भी हैं। Other languages used in the subcontinent belong to different families. For instance, those used in the northeast belong to the Tibeto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada, and Malayalam belong to the Dravidian family, and the language spoken in Jharkhand and parts of central India belong to Austroasiatic family. तो ये जैसे कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जिसमें कि अपनी 7 सिस्टर्स आती हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, वो सारे, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती हैं वो तिब्बतो बर्मन फैमिली को बिलोंग करती हैं। और जो हमारी साउथ में जो लैंग्वेज, ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो है द्रविड़ियन फैमिली को बिलोंग करती हैं। और झारखंड और सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश वाले एरिया में कुछ लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो इस तरह से इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जो अलग अलग फैमिलीज को बिलोंग करती हैं। How historians study the Rig Veda. Historians, like archaeologists, find out about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. Let us see how they study the Rig Veda. तो historians जो कि archaeologist, पुरातत्वविद जो होते हैं, वो जो उनको पुरातात्विक सामग्री मिलती है, उसके अलावा पुरातात्विक अवशेष जो होते हैं उनके अलावा वो रिटन सोर्सेज, यानी कि जो लिखित स्रोत हैं उनका भी वो यूज करते हैं हिस्ट्री को पुनर्निर्मित करने के लिए, हिस्ट्री का पुनर्निर्माण करने के लिए उसको भी वो यूज करते हैं। तो देखते हैं कि ऋग्वेद को वो कैसे स्टडी करते हैं, ऋग्वेद की स्टडी से वो क्या जान पाते हैं।
Some of the hymns in the Rigveda are in the form of dialogues. This is part of one such hymn, a dialogue between a sag named Vishwamitra and two rivers, Vyas and Satluj, that were worshipped as goddesses. तो ऋग्वेद में जो कई सारे हाइम्स हैं वो डायलॉग की फॉर्म में है, यानी कि बात करते हुए, जैसे संवाद करते हुए हैं। तो एक हाइम इस यहाँ पे दिया गया है जिसमें कि एक ऋषि है विश्वामित्र और दो नदियों से वो बात कर रहे हैं, दो नदियों की वो पूजा कर रहे हैं, उनकी देवियों की तरह वो पूजा कर रहे हैं। ये एक पेज जिस ऋग्वेद की कुछ हाइम लिखी हुई है इस पे, वो दिखाया गया है इसमें। ये भोजपत्र बर्च बाग है जो कि कश्मीर में इस तरह के प्लांट पाए जाते, इस तरह के पेड़ पाए जाते, ट्री पाए जाते हैं। तो वहां से ये, और अभी ये पुणे की महाराष्ट्र की लाइब्रेरी में प्रिजर्व किया गया है। विश्वामित्र एंड द रिवर्स, तो संवाद पढ़ लेते हैं। ये विश्वामित्र, ओ रिवर्स come down from the mountains like two swift horses, like two shining cows that lick their calves। तो कह रहे हैं कि रिवर्स से कि आप नीचे आइए पर्वतों से, दो तेज घोड़ों की तरह और शाइनिंग काउस की तरह। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस समय पे हॉर्सेज और काउ की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है कि उनकी वो प्रशंसा कर रहे हैं, उससे उस तरीके से नदियों की प्रशंसा उनसे तुलना करके कर रहे हैं वो। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। तो आप समुद्र के रथ की तरह चलती हो, आप में इंद्र की पावर के तरह, थ्रू द पावर इंद्र की शक्तियों से चलती हो, और आप इंद्र जो है वर्षा के देवता भी माने जाते हैं, और आप जो है पानी से भरी हुई हो और सबको एक दूसरे से जोड़ती हो। तो रिवर्स कहती हैं, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स have made for us. Once we are start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sag? तो नदियां कहती हैं कि हम तो अपने जो ईश्वर ने हमारे लिए रास्ता तय किया है उस पर चलते हैं, और एक बार जब हम चलना शुरू करते हैं तो फिर हम रुकते नहीं हैं। आप हमारी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? तो विश्वामित्र कहते हैं, ओ सिस्टर्स, please listen to me. The singer who has come from a distance with his chariot and carts, let your water not rise above our axle so that we can cross safely। कि हमारी बात सुनिए कि जो हमें नदी पार करनी है, वो हमारा अगर आपका पानी हमारे जो रथ के पहिए हैं उसकी धुरी से ऊपर आएगा तो हम नहीं आएगा, मतलब वहां तक रहेगा तो हम इसे आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। रिवर्स फिर कहती हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। हिस्टोरियंस प्रिंट आउट दैट दिस हाइम वाज composed in the area where these rivers flow। They also suggest that the sage lived in the society where horse and cows were valued animals. That is why the rivers are compared to horses and cows। तो ये जो फिर नदी कहती है कि हमने आपकी प्रार्थना सुननी है, आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। तो इस सब से हमें क्या पता चलता है, ये जो हाइम लिखा गया है ऋग्वेद में, तो इससे हमें पता चलता है कि ये एरिया पता चलता है कि वहाँ कहाँ पे कंपोज किया गया, कि जहाँ पे सतलुज और व्यास नाम की नदियां बहती होंगी वहाँ पे कंपोज किया गया होगा। कि उस समय कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, कि हॉर्स और उनके काव जो है वो उस समय सोसाइटी में उनकी अच्छी वैल्यू होगी, जिससे क्योंकि उन्होंने जिसकी प्रार्थना, नदियों की प्रार्थना कर रहे हैं उनको उससे कंपेयर कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करते हुए, तो उनकी वैल्यू होगी अच्छे से। और नदियों का महत्व पता चलता है इससे कि, और नदियां तो आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो नदियों का महत्व पता चलता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है हमें उस समय लिखी गई इन बातों से पता चलती हैं। डू यू थिंक चैरियट्स फॉर ऑल्सो इम्पोर्टेंट? तो चैरियट्स के बारे में कि चैरियट्स भी इम्पोर्टेंट होते थे, युद्ध वगैरह में यूज किए जाते थे। Other rivers, especially the Indus and its other tributaries and the Saraswati, are also named in the hymns. The Ganga and Yamuna are named only once। तो कुछ और नदियां जैसे कि इंडस और उसकी दूसरी सहायक नदियां हैं उनके बारे में, और सरस्वती के बारे में भी इसमें हाइम्स में बताया गया है। तो लेकिन गंगा और यमुना का नेम जो है वो केवल एक बार आया है। तो इससे पता चलता है कि ये जो एरिया है वो
ऊपर वाला एरिया जहाँ पे कि गंगा यमुना से ऊपर वाला एरिया जो है, जहाँ पे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब और झेलम, ये सारी जो हैं उस वाले एरिया में ये हाइम्स जो हैं कंपोज की गई होंगी, तो उनके लिए वो नदियां जो हैं वो इम्पोर्टेंट रही होंगी। तो इससे ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल children, especially sons and horses. Horses were yoked to chariots that were used in battles, which were fought to capture battles. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. तो यहाँ पर ऋग्वेद में हमें बहुत सारी प्रेयर्स मिलती हैं जो कि लोग कैटल्स पाने के लिए और बच्चे प्राप्त करने के लिए, स्पेशली बेटे प्राप्त करने के लिए बहुत सारी ऋग्वेद में प्रेयर्स मिलती हैं, क्योंकि उस समय युद्ध होते रहते थे तो लड़कों की इसीलिए थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस धीरे धीरे होती चली गई। और घोड़े घोड़े इम्पोर्टेंट हुआ करते थे युद्धों में, तो इसीलिए। और युद्ध क्यों होते, और घोड़े जो हैं वो रथों में भी उनको जोता जाता था, जो कि युद्धों में यूज किए जाते थे। और युद्ध क्यों होते थे, जो दूसरों के ज्यादा कैटल पाने के लिए, जमीन पाने के लिए, जो कि क्रॉप्स वगैरह जिस पे से उगाई जा सके ज्यादा से ज्यादा। और कुछ जो बैटल्स हैं वो पानी के लिए या फिर दास बनाने के लिए, लोगों को दूसरी कम्युनिटी के लोगों को दास बनाने के लिए, जिससे कि वो उनका काम कर सकें। तो इसलिए ये बैटल्स होते रहते थे। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders. Some was given to the priest and the rest was distributed among the people. Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices, in which offerings were made into the fire. These were meant for gods and goddesses. Offering could include ghee, grain and in some cases animals. तो ये जो वेल्थ, जब संपत्ति लूटी जाती थी युद्धों में, युद्ध होते थे तो एक पक्ष विजयी होता था, दूसरा हार जाता था, तो जो हार जाता था उससे सारा सामान लूट लिया जाता था। तो जो दौलत मिलती थी उस लूट में, वो उसको क्या होता था कि जो लीडर होते थे वो रख लेते थे कुछ हिस्सा पुजारियों को दे दिया जाता था, और बाकी का जो है वो कॉमन लोगों में बांट दिया जाता था। और कुछ जो हिस्सा होता था उसका उससे यज्ञ वगैरह किए जाते थे, जिससे, और यज्ञों में देवी देवताओं को आहुतियां दी जाती थी, भेंट चढ़ाई जाती थी। और ये ऑफरिंग्स जो है क्या होती थी, घी, जब हम यज्ञ करते हैं उसमें घी, नारियल, अनाज कई तरीके के, और कभी कभी जो है वो जानवरों की भी बलि दी जाती थी। ठीक है। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, देयर वॉर्स नो रेगुलर आर्मी, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warrior. तो ज्यादातर आदमी युद्धों में पार्ट लेते थे, लेकिन कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, जैसे कि आज आर्मी होती है, या आने वाले कुछ समय बाद जब राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, तो जो वो अपनी सेना परमानेंट रखते थे, उस तरह की सेना नहीं होती थी, बल्कि लोग सामान्य लोग ही होते थे, और वो ही आर्मी की तरह बाद में लड़ाइयाँ लड़ते थे। और उस समय पे सभाएं होती थी अलग अलग, जहाँ पे लोग मिलते थे और युद्ध के मामले जो है वो आपस में डिस्कस करते थे। और फिर वहां पे वो अपने नेता चुनते थे कि कौन उनको लीड करेगा जब कोई वॉर वो लड़ेंगे तो। और जो नेता वो होता था वो बहादुर और स्किलफुल वॉरियर होते थे। Words to describe people. There are several ways to describing people in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities, and cultural practices. Let us see some of the words used to describe people found in the Rigved. तो अलग अलग तरीके से लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, वो ब्राह्मण है, किसान है, तो इस तरीके से उनको डिस्क्राइब किया जाता था। उनकी फैमिली के आधार पर
डिस्क्राइब किया जाता था, कम्युनिटीज़ किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से लोगों को क्या वो क्या काम करते हैं, किस किस जगह के रहने वाले हैं, उसके आधार पर उनको बुलाया जाता था। इसमें कुछ तरीके बताए गए हैं। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, द प्रीस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड राजाज एंड द राजाज। यहाँ पर दो लोग ग्रुप्स के बारे में बताया गया, एक प्रीस्ट यानी पुजारी पुरोहित जो होते थे, और दूसरे उनको कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया है, और दूसरे थे राजा। और ये राजा जो है वो ऐसे राजा नहीं है जो कि पहले हम बाद में पढ़ते हैं, जो बाद में राजा हुए उस तरीके के राजा नहीं है, जिनके की हेरिडिटरी सन जो राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बनता था, उस तरीके के राजा ये नहीं थे। ये चुने हुए लीडर, जैसे कि अभी पीछे बताया गया कि जब वॉर होते थे तो लीडर चुने आते थे, उसी तरीके के होते थे, तो उन्हीं को राजा बोला गया है। दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। दे डिड नॉट हैव कैपिटल cities, palaces or armies, nor did they collect taxes. Generally, sons did not automatically succeed father as rajas. तो वही बात है कि ये जो राजा हैं उस तरीके के राजा नहीं होते थे जो कि बाद में राजा होने लगे, कि उनके पास उनकी कोई उनकी राजधानी है, कि आर्मी रख रखी है उन्होंने, कि महलों में रह रहे हैं या फिर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। ये लीडर्स होते थे उस समय पे जो कि वॉर्स को लीड करते थे। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।